हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और इस कोरोना काल में सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज हम जीके की एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे और इस वीडियोज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ लगभग ऑन एन आइडिया 3 से 4 टॉपिक इसके अंदर होंगे और सबकी ट्रिक होगी। और ये मतलब विविध टाइप क्वेश्चन हैं जिसको आप स्टैटिक्स जीके बोलते हैं। ये वो क्वेश्चन होंगे आपके। स्पेशल फॉर आर्मी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशल फॉर एसएससी-जीडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। मैं सुनील कुमार, और ज़्यादा अपडेट के लिए आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मंत्रा IQ चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियोज़ को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, लगातार हम कुछ समय से आपको वीडियोज़ दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज जो आप स्टार्टिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभिन्न राज्यों के प्रमुख जो लोक नृत्य है उनको याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे। आप डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस को याद कर सकें वो भी बिल्कुल बढ़िया है, वो भी आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में देगा ये चीज़ और आपसे ये चीज़ पूछेगा, यानी कहने का मतलब है कि लोक नृत्य वो आपको देगा और स्टेट आपसे पूछेगा। तो कथकली का जो स्टेट है वो केरल है। ठीक है, भांगड़ा जो है उसका जो स्टेट है वो पंजाब। कि भांगड़ा जो लोक नृत्य है वो किस स्टेट में होता है, तो भांगड़ा जो है वो पंजाब में होता है। घूमर जो स्टेट है वो किस में होता है, वो होता है आपका राजस्थान में। घूमर जो है वो राजस्थान में। बिहू जो है वो असम में है। ये जो लोक नृत्य है बिहू, ये असम में किया जाता है। उसके बाद जो मुखोटा जो लोक नृत्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। मुखोटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ ये कंप्लीट नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि छऊ जो है, छऊ ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो छऊ जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। छऊ झारखंड का लोक नृत्य। आपसे पूछेगा गढ़वाली, जो गढ़वाली है कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये बताना आपको उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उसके बाद फिर आपको आ जाना है यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि जो गाड़ी है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो गाड़ी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धमाल अगर आपसे पूछे तो धमाल जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। धमाल जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर आपसे मंडी पूछे तो मंडी आपको गोवा का बताना है कि मंडी जो लोक नृत्य है वो गोवा का है। फिर आपसे पूछा जा रहा है काठी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो काठी जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। लावणी पूछे, लावणी जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। लावणी जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। तो लावणी लोक नृत्य मेघालय का। चोंग नागालैंड। नेक्स्ट जो है वो है कि चोंग जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो वो है नागालैंड का। और नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, और नागालैंड एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कमी हुई थी। तो नागालैंड एक समृद्ध जो है राज्य है। ओडिसी जो है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। फिर आपसे पूछा जाता है यक्षगान, यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, यक्षगान कर्नाटक का। तो आपसे पूछे राउफ कहाँ का है, तो आपको बताना है कि जो राउफ है वो जम्मू कश्मीर का है। राउफ जो है वो है जम्मू कश्मीर का। फिर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है।
उसके बाद रासलीला अगर आपसे पूछे तो रासलीला जो है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो ये जो टॉपिक था यहाँ तक, जिसने आपने लोक नृत्य पढ़े, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में लोक नृत्य मिलेगा और आपको उसका स्टेट बताना होगा। तो 99% सब के सब लोग नृत्य क्लियर हो चुके हैं। अगर आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके या बार बार वीडियोज़ को देख के याद करेंगे तो इससे बाहर आने वाला कुछ है नहीं लोक नृत्य के मामले में। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहा करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो सब बच्चे, और शेयर भी करो, और ताकि आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर दिन की वीडियोज़ का, स्टैटिक्स वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। तब आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, और नया जो टॉपिक है वो है कि राज्यसभा के प्रमुख जो सदस्य थे, जब राज्यसभा तब बनाई गई थी तब उस वक्त जो थे कुल 8 सदस्य थे। हालांकि एक सदस्य की मौत भी हुई थी तो उसको हटा दिया गया था, और एक सदस्य की जगह भी बदली गई थी, रिप्लेसमेंट किया गया था, यानी एक की जगह दूसरा हुआ था। तो इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे साधारण बात पूछेगा कि राज्यसभा के कितने सदस्य थे। वक्त 8 सदस्य थे, 8 के 8 की ट्रिक बता रखी है ये कि राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं। राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है, तो यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हैं कि राधा से राधा कृष्ण के.एम. मुंशी, श्याम से बन जाएगा आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी, आ से बन जाएगा आपका अंबेडकर, जय से बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू, गोकुल से बनेगा गोविंद बल्लभ पंत, के से बनेगा के.टी. शाह, और सरदार से बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी आप जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि मिली थी। तो आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइजन कर देता हूँ यहीं कि राधा से राधा कृष्ण, के.एम. मुंशी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, के.टी. शाह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे राज्यसभा के प्रमुख सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। तो यूएनओ साधारण तौर पे आपको मैं समझा दूं कि जो यूएनओ है उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और अगर आपसे पूछे कि भारत यूएनओ का सदस्य कब से है, तो भारत यूएनओ का सदस्य शुरुआत से ही है, यानी 1945 से ही भारत यूएनओ का सदस्य है। यूएनओ के अंदर टोटल जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं। 15 में से होते हैं 5 स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो जिक्र किया गया है वो इनका जिक्र किया गया है कि जो 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो देखो उसकी ट्रिक है, कार में FB, तो आप याद रख सकते हैं CAR, कार यानी चाइना, अमेरिका और रसिया। FB यानी फ्रांस और ब्रिटिश। तो आपको याद रखना है चाइना, अमेरिका, रसिया, फ्रांस और ब्रिटिश, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो अपनी कुछ भाषाएं यूज़ करता है, स्पेसिफिक कुछ भाषाएं यूज़ करता है। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो वो एक तो स्पेनिश है, रसियन है, रसियन है दो, तो ये है आपकी। उसके बाद आपकी फ्रेंच, एक आपसे फ्रेंच, एक अरबी, और एक आपसे पूछा जाता है एक स्पेनिश, रसियन, फ्रेंच, अरबी, चीनी और इंग्लिश। तो कुल मिला के ये 6 भाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। तो इंग्लिश भी इसमें है। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या इंग्लिश है? बिल्कुल है। चीनी बिल्कुल है। अरबी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश, ये सारी की सारी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो ये है कि राज्यों के गठन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वैसे स्पेशली तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट ही राज्य याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये है आपका नया टॉपिक है कि राज्यों का गठन
कि किस राज्य का गठन कब हुआ। हालांकि आपको कुछ राज्य याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला राज्य याद रखना है, फिर आपको वो स्टेट जरूर याद रखना है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद फिर आपको वो स्टेट याद रखना है कि जो सबसे लास्ट में बना था। सबसे पहला जो राज्य बना था, चाहे राज्यों को बनाया किस आधार पे बनाया गया था, और भाषी आधार पर बनाने के लिए फजल अली आया था 1953 में। 1953 में भाषी आधार पर फजल अली आया था, और उसने पहला जो स्टेट बनाया था वो बनाया था आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। उसके बाद फिर आपको अगले दोनों याद रखने हैं कि दोनों यानी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों 1960 में बने थे। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने थे। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि नागालैंड 1963 में बना था। मैंने आपको बताया था कि नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ भी हैं और ये स्टेट जो है ऐसा स्टेट है जहाँ जनसंख्या कम हुई थी। उसके बाद आप जिस स्टेट में आप रहते हैं, जैसे कि मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा का मुझे ज़रूर याद हो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया था शाह आयोग की मतलब कहने पर उस ये आयोग बना था हरियाणा के गठन के लिए, शाह आयोग। हिमाचल का जिक्र किया है 1971 में। उसके बाद आपको तीनों स्टेट एक साथ याद रखने हैं कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को एक साथ यानी 1972 में इनकी स्थापना हुई थी। 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। गोवा 1987 में, एक याद रखना, गोवा अगर आपसे आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ तो याद रखना 1961 बताएंगे आप। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गोवा राज्य की उसकी प्रतिभूति कब मिली, तो 1987 में मिली थी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश कब बना, 1987 में। मिज़ोरम कब बना, ये भी 1987 में। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश 87 में, मिज़ोरम भी 87 में। एक आपको तेलंगाना ज़रूर याद रखना है, तेलंगाना जो बना था वो बना था 2 जुलाई 2014 को। 2 जुलाई 2014 को तेलंगाना बना था, तो ये आपको जरूर याद रखना है। लास्ट स्टेट यही था 29वां, हालांकि अभी स्टेट घट के 28 हो चुके हैं। तो एक स्टेट आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। एक आप जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ तो एक हरियाणा आपको याद रखना है। एक आपको सिक्किम याद रखना है, एक आपको गोवा याद रखना है, और एक आपको सबसे अंतिम यानी तेलंगाना याद रखना है। हालांकि संविधान में संशोधन हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और इनमें फेरबदल किया गया है, लेकिन आपसे तेलंगाना ज़्यादा पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि वो सब स्टेट जहाँ से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, तो वो सब स्टेट आपको याद रखने हैं। तो वो जो स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, तो वो आपका पहला है मिज़ोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, और जो अंतिम है वो आपका त्रिपुरा। तो मिज़ोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कुल 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं, तो ये आपको याद रखना। बाकी इसकी ट्रिक जो है वो ये है, मीरा का GCB @ GMT, तो हर एक वर्ड से MI से बना, मिज़ोरम बना दिया, RA से राजस्थान, झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से बंगाल, फिर GMT पे आ जाओ, @ को छोड़ दो, तो GMT में गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है। तो मिज़ोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ बहुत बार पूछते हैं, और बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, तो ये आपको सब याद रखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे जो आपसे पॉइंट पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है 2011 की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और जो हैं वो किस प्रकार आएंगे। अब तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो दिल्ली का है, लगभग 11,000 पर किलोमीटर है।
पर किलोमीटर है लगभग 11,000, तो दिल्ली का है। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद है चंडीगढ़ का, फिर है पांडिचेरी का, फिर है स्टेट में आ जाए तो बिहार का है 1106 लगभग, और फिर है बंगाल का 1100, ओनली 1100। तो बिहार का 1106 और पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है ओनली 1100। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का बताना है, मात्र 17 है प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर में वहाँ केवल 17 लोग ही रहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछे तो ऑन एन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 582 के लगभग ये पड़ता है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 582 के। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो कुंभ स्थल है, कुंभ जो मेला लगता है वो कहाँ कहाँ लगता है, तो केवल 4 जगह लगता है, बड़ा आसान है, इसमें आपको ट्रिक की जरूरत होनी नहीं चाहिए, बाकी आप ट्रिक का प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रयाग में लगता है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। नासिक जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखना। तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन जगह पे कुंभ मेला लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वो सब चीज़ें यानी वो सब बीमारियां जो अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी का मतलब होता है कि यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीमारियां चली जाएं वो अनुवांशिकी होती हैं। तो सबसे पहले वर्णाधनता। वर्णाधनता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो वो ये बीमारी हालांकि एक ऐसी है जो दूसरी पीढ़ी में कभी कभी नहीं भी जाती, वर्णाधनता यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसमें आप प्राइमरी रंग नहीं देख सकते, लाल, हरा और नीला ये रंग आप पहचान नहीं पाएंगे वर्णाधनता में। हीमोफीलिया, उसके बाद है क्लीनेफेटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पटाऊ सिंड्रोम, ये सिंड्रोम सारे याद रखने हैं आपको। एक तो है पटाऊ सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम और एक है टर्नर सिंड्रोम। तो पटाऊ, डाउन्स और टर्नर्स, ये सिंड्रोम सारे आपको याद रखने। तीनों सिंड्रोम्स, वर्णाधनता, हीमोफीलिया, क्लीफेंटर और ये रहेगा बीच में साइलेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके, ठीक है ना। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये वो यहाँ ट्रिक के हिसाब से इसने बोला है कि वहीं जो है वो साइलेंट है। तो आपके लिए आपको क्या 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 याद रखना है, वर्णाधनता, हीमोफीलिया, क्लीफेंटर, क्लीनेफेल्टर, पटाऊ सिंड्रोम, इसको छोड़ देना, ये कोई बीमारी नहीं है। फिर है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो ये सब आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है थल सेना के क्रमबद्ध जो पद हैं कि थल सेना में सबसे बड़ा जो पद है, थल सेना कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछिए कि थल सेना के जो क्रमबद्ध जो पद है यानी सबसे बड़ा पद, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार पद पूछते हैं आपसे। कभी कभी रीजनिंग में भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो सबसे पहले होता है जनरल, सबसे बड़ा जो पद होता है वो जनरल होता है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, फिर मेजर जनरल होता है। तो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर है मेजर जनरल, फिर आपको याद रखना ब्रिगेडियर, फिर होता है कर्नल। तो कर्नल और ब्रिगेडियर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्नल ब्रिगेडियर में से कौन बड़ा होता है, तो ब्रिगेडियर बड़ा होता है, कर्नल छोटा होता है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर आता है आपका मेजर, मेजर के बाद आपका जो आता है वो आता है आपका कैप्टन, कैप्टन के बाद आता है लेफ्टिनेंट। तो ये सारे के सारे जो पद हैं, सारे के सारे ये आपके थल सेना के पद हैं। तो स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर इन सबको। जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, फिर कर्नल है, कर्नल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर मेजर होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर होता है लेफ्टिनेंट। तो ये पद होते हैं आपके, इन पदों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सिखों के गुरु जो है, सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं, सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं। तो 10 गुरु में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कि आपसे पूछेगा कि सिखों का पहला गुरु कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, इस प्रकार। तो सिखों का सबसे पहला जो गुरु था वो था गुरु नानक देव जी। सबसे पहले जो गुरु थे
सिख पंथ की जो स्थापना थी इन्होंने ही की थी, गुरु नानक देव जी ने। उसके बाद दूसरा जो है वो है गुरु अंगद, तीसरे हैं गुरु अमरदास और चौथे हैं गुरु रामदास। तो ये आपको याद रखना है, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, पूछते हैं आपसे कि पांचवें जो गुरु थे कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव जी थे, पांचवें गुरु थे। गुरु गोविंद छठे, गुरु हर राय सातवें और गुरु हरकिशन आठवें, गुरु तेग बहादुर नौवें और गुरु गोविंद 10वें। तो ये 10 के 10 आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? छठे से दोबारा बता रहा हूँ आपको, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सब आपको याद रखने हैं, 10 के 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ से यहाँ तक। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पूछते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला पूछते हैं, फिर पाँचवा पूछते हैं, फोर्थ भी पूछ लेते हैं और फिर आपसे पूछते हैं 10th का। तो पहला गुरु गुरु नानक था, चौथे नंबर पे गुरु रामदास जी थे, पाँचवें पे अर्जुन देव जी थे और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह जी थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमा देशों के साथ लगती है। तो किस देश के साथ भारत की सीमा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी लगती है, तो उसके हैं ये स्टेट। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कि बचपन में MBA किया। हालांकि आपको सारे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, आपको याद रखना है केवल सबसे पहला बंगाल और सबसे लास्ट अफ़गानिस्तान। तो बंगाल जो है, बंगला जो देश है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, वो है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो अफ़गानिस्तान के साथ है 80 किलोमीटर है। आपके लिए जानकारी लेके बता दें कि कभी कभी अफ़गानिस्तान की जो सीमा जो दिखाई जाती है भारत के साथ, वो 106 भी दिखा देते हैं, 120 भी दिखा देते हैं। ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में 106 है तो ये ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 106 भी, 120 भी और 80 तीनों आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये तीनों ही ठीक हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ वर्तमान में आपको 80 दिया है तो आप यही सही मानेंगे। तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, फिर है चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, बचपन में MBA किया, ये इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और ये आज आपका लास्ट टॉपिक होगा कि बाबर के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे। तो बाबर के द्वारा लड़ा गया जो पहला जो युद्ध था वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में जो हुआ था। बाबर ने इसको जीता था। बाबर ने 17 युद्ध जीते थे। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध, ठीक है, फिर है घाघरा का युद्ध और फिर था चंदेरी का युद्ध। तो तीनों युद्ध तो ये, और उसके बाद पहला ये जो था आपका पानीपत वाला। तो पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। इसकी ट्रिक भी हालांकि दे रखी है आपको, पान खा कर चल। तो पान से पानीपत, खा से खानवा, पान खा घर चल यानी घर से घाघरा और जैसे चंदेरी का युद्ध। तो ये आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए जो आपको मैंने 7 से 8 टॉपिक पढ़ाए हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशल फोर मैं आपको समझा दूं कि स्पेशल फोर ये आर्मी या फिर और जो डिफेंस नॉन टेक्निकल डिफेंस एग्जाम उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर दिन की अपडेट मिलती रहे, हर दिन की वीडियो आपको मिलती रहे, कोई भी कंटेंट आपका छूट ना पाए और आप इनको याद करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप अपने घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। कल हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड बाय।